आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। मैं हीरकनाथ आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा माइंड मैपिंग फॉर्म में। इसमें हम जो कल करंट अफेयर्स पढ़े थे 16 अप्रैल का, उसको पहले रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो करंट अफेयर्स है हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज जो है आपको कहाँ से लगाना है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम जो रीजन पॉइंट है हम उसको कवर करते हैं, जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा वो सब कुछ एक साथ। तो पहले तो नेशनल अफेयर्स की बात करें तो नेशनल अफेयर्स में हमने 3 न्यूज़ कवर किए थे, और नेशनल अफेयर्स में 3 न्यूज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए थे उसको कवर करते हैं। उसके बाद जो पीएम विजिट है उसको कवर करेंगे। उसके बाद फर्स्ट न्यूज़ को कवर करेंगे। पहला तो बात करेंगे मेघालय को जो है अवार्ड किया गया भाई यूआईडीआई के बारे में बात करें तो ये आधार इशू करता है। तो मेघालय गवर्नमेंट को अवार्ड किया गया बेस्ट स्टेट फॉर आधार इम्प्लीमेंटेशन इन बायो अपडेट्स चिल्ड्रंस के लिए। उसके बाद ऑडिट वेरिफिकेशन के लिए भी अवार्ड किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लॉन्च किया और ये भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद पोषण अभियान के बारे में बात करें तो पोषण अभियान में जो मेटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ाया गया है 9.5% से, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 मई 2025 से हो जाएगी। नए जो रेट्स आपको 6.78 रुपये करके मिलेंगे जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए, जो कि 1 से लेकर 5 तक रहता है। उसका जो अपर प्राइमरी स्कूल है जो कि 6 से लेकर 8 तक रहता है उनके लिए जो पैसे जो बढ़ाए गए हैं वो 10.17 रुपये करके बढ़ाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी और एमपी के विजिट में थे, जहाँ पे कुछ 3,880 करोड़ रुपए का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पावर एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया। फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो विराट कोहली पहले बैटर बने जिन्होंने 1000 आईपीएल में जो है बाउंड्रीज मारी है। कितनी? 1000 आईपीएल में बाउंड्रीज मारी है। इसी के साथ इन्होंने जो है 13,000 T20 रन भी बनाया है। उसके बाद इंडिया का पहला वर्चुअल रियलिटी सेंटर जो है बनाया गया है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके अगर नाम देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो है पीपी मॉडल में इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स पढ़े थे हमने, जैसे कि सौरव गांगुली जी को जो है रीअपॉइंट किया गया है एज आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के लिए, और इन्होंने रिप्लेस किया था अनिल कुंबले जी को। उसके बाद सालिन जी को जो है एज अ न्यू चेयरपर्सन बने थे मैनमेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। ठीक है। उसके बाद डिफेंस और एक्सेस के बारे में बात करें तो इंडिया जो है चौथी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने ड्रोन को गिराने के लिए लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है बनाया गया था। ठीक है। और इसको जो है टेस्ट किया गया था बाय डीआरडीओ। उसके बाद डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ ने एक तरह से गौरव मिसाइल बनाया गया था, और ये जो है सुकुई जो फाइटर जेट है इसके द्वारा जो है ट्रायल की गई थी। एक एक्सरसाइज आ रही है जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका मिलके 8 नेशन है साउथ अफ्रीका मिलके ये एक्सरसाइज करती है एआई किमी। तो ये जो है तंजेरिया में हो रहा था, और इसके बारे में बात करें तो ये एक्सरसाइज में डिफरेंट नेवी के 3 तरह के शिप्स आए थे, और वो आप मेरे को कमीशन बताना। ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसका स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का ये बिहार होस्ट करने वाला है, और बिहार ने जो मैस्कॉट बताया गया है वो गंज सिंहा आपको मिलने वाला है। अब गंज सिंहा के अंतर्गत क्या था कि जो इनका मैस्कॉट है वो आपको हाथी जैसा जो है आपको दिखने वाला है शरीर, लेकिन जो सर है वो शेर का है, जिसके से इसको गंज सिंहा कहा गया है। और ISS वर्ल्ड कप हो रहा था अर्जेंटीना में, जहाँ पे इंडिया ने जो है 4 गोल्ड मेडल जीत के 2nd रैंक हासिल किया। फर्स्ट जो है चाइना ने जो है हासिल किया। ठीक है। फर्स्ट रैंक चाइना ने हासिल किया। इसमें फर्स्ट एवर गोल्ड जीता है विजय वीर सिद्धू, और विजय वीर सिद्धू की बात करें तो ये मेंस 24 रैपिड फायर पिस्टल जो गेम हो रहा था यहाँ पे इन्होंने जीता ये गोल्ड मेडल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको कवर करते हुए चलना। नेक्स्ट आ रहा है, जैसे आईपीएल होता है वैसे ही HCL होता है। ठीक है। तो इसमें फुटबॉल का जो मैच होता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट टीम्स हैं उनके साथ, और बाहर से भी कुछ प्लेयर्स को बुलाया जाता है। तो इस बार कौन विनर है इसका आपको मिलेगा मोहन बगान सुपर जायंट जो है वो आपको इसका विनर मिलने वाला है। ठीक है। नहीं चलते आर्चरी का एक गेम हो रहा था जो कि आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 USA में हो रहा था, और इसमें जो है मिक्स गेम में ऋषभ यादव और ज्योति वर्म जीते थे। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इंडिया ने जो है फिनिश किया था 4th नंबर पे, और अभी ये स्टेज 1 हुआ, इसका स्टेज 2 होगा, इसका स्टेज 3 होगा। डिफरेंट कंट्रीज़ में उसका जो है वर्ल्ड कप होंगी, जिसमें जो टॉप 8 जो प्लेयर्स होंगे जितने भी स्टेट्स में जीते हैं उनको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो डेफिनेटली स्टेज 1 इन्होंने जीता है, तो ये भी हो सकता है वर्ल्ड कप में लास्ट में जाके फाइनल वर्ल्ड कप जो रहने वाला है। अब हम पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स जो कि है 17 अप्रैल का करंट अफेयर्स। तो पहला न्यूज़ हम कवर करते हैं नेशनल का जो भी न्यूज़ है उसको। तो ये आ रहा है सेंट्रल
पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कि इन्होंने एक तरह से नया ब्लू कैटेगरी जो है बनाया गया फॉर द इंडस्ट्री। और ये क्यों बनाया गया? फॉर द एसेंशियल इन्वायरमेंट सर्विस के लिए बनाया गया। अब एसेंशियल इन्वायरमेंट सर्विस जैसे कि स्वेरेज ट्रीटमेंट, उसके साथ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये सब के लिए इसको बनाया गया है। मोस्टली फोकस्ड है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो पोल्यूशन कॉज करता है उसको मैनेज करने के लिए। इसके अंतर्गत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जैसे आप नाम से समझ सकते हो, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते पहले। तो वेस्ट टू एनर्जी का मतलब क्या होगा कि जो गार्बेज है, जो वेस्ट है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा यूजफुल एनर्जी में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट। तो पहले क्या था कि इसको पहले रेड कैटेगरी में रखा जाता था। WTE प्लांट जो भी है उसको रेड कैटेगरी में रखा जाता था। उसका कारण ये था कि जो भी गार्बेज था उसको सेग्रीगेट नहीं किया जाता था, सीधे के सीधे उसको जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती थी एनर्जी में, जिसकी वजह से हाई पोल्यूशन होता था। अब ये हाई पोल्यूशन ना हो उसी के लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई गई, ब्लू कैटेगरी। ब्लू कैटेगरी अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे कवर करेंगे। ब्लू कैटेगरी अंदर कुछ चीज़ें हैं और वो जो है इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाता, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आएंगी उनको 2 साल का एक्स्ट्रा ईयर ऑफ वैलिडिटी भी दी जाएंगी फॉर कंसर्न टू ऑपरेट। अब कंसर्न टू ऑपरेट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है अलाउ करेगी इनको काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन फ्रीली काम करने के लिए अलाउ करेगी, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो CTO का मतलब क्या हुआ कि CTO का मतलब हो गया कि इट मीन्स परमिशन गिवन टू द इंडस्ट्री टू रन देयर ऑपरेशन, अपना ऑपरेशन जो है रन कर सकते हैं, बट विथ स्ट्रिक्ट रूल्स, जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स होने वाला है उसके अंतर्गत, जैसे कि लिमिट ऑन स्मोक, वेस्ट और केमिकल। तो ये सारे कुछ रूल्स लगाए जाएंगे, उसके अंदर ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब रेड कैटेगरी में जो भी कंपनीज थे उनको बार बार जो है परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ब्लू कैटेगरी में आने के बाद इनको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बार लेंगे, उसका 2 साल तक उनकी वैलिडिटी रहने वाली है, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा न्यूज़ आप समझ गए होंगे कि पहले जो है वो रेड कैटेगरी में रखा जाता था क्योंकि चीज़ों को जो है अच्छे सेग्रीगेट नहीं किया जाता था, और अब जो है चीज़ों को जो है ब्लू कैटेगरी में रखा जा रहा है, ठीक है। तो हम आगे इसके बारे में और डिटेल में कवर करते हैं करंट अफेयर्स को। तो आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक कलर कोडेड कैटेगरीज निकाली गई थी इंडस्ट्री के लिए, और इसको 2016 में इसके बारे में पहली बार बताया गया था। और इसको जो पूरा मैनेज करता है वो सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड जो है मैनेज करता है। इसके अंतर्गत कुछ PIs दिए जाते हैं, PIs मतलब पॉपुलेशन इंडेक्स दिए जाते हैं, पॉल्यूशन इंडेक्स दिए जाते हैं, पॉल्यूशन इंडेक्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको स्कोर मिलेगा 0 to 100। 0 का मतलब अच्छा और 100 का मतलब बेकार, ठीक है, ख़राब। और इसके बारे में बात करें तो रेड कैटेगरी जो इंडस्ट्री है उसमें आपको मोर देन 60 आपको इसका रेंज मिलने वाला है, और ये हाईली पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्री रहती है उनको रखा जाता है रेड कैटेगरी में। और इसका एग्जांपल आपको मिलेगा थर्मल पावर और सीमेंट, इसके अंदर का टोटल 125 सेक्टर कवर्ड है अभी तक। और ऑरेंज कैटेगरी की बात करें तो 41 से लेकर 60 तक रहने वाला है, जिसमें मॉडर्नली पोल्यूटिंग जो कंपनीज रहती है उनको रखा जाता है। इसमें मोस्टली टेक्सटाइल डाइंग जो कंपनी रहती है उनको रखा जाता है। इसमें टोटल सेक्टर की बात करें तो टोटल 137 सेक्टर इसके अंदर कवर है। ग्रीन कैटेगरी के बारे में बात करें तो 21 से लेकर 41 तक है, जो लेस पॉपुलेटिंग इंडस्ट्री है उनके लिए, जैसे बेकरी हो गया, कॉटन स्पिनिंग, उसमें टोटल 94 ऐसे सेक्टर्स हैं। तो वाइट कैटेगरी में लेस देन जो 20 है उसके अंदर रखा जाता है, जो नॉन पॉल्यूटिंग है, जैसे सोलर PV मॉड्यूल्स, ये सब, जिसके अंदर टोटल 54 जो है एज अ सेक्टर्स हैं। अब ब्लू कैटेगरी का जो PI है वो वेरी करता है, ठीक है। तो ब्लू कैटेगरी का जो PI है वो वेरी करता है, और ये जो एसेंशियल इन्वायरमेंट सर्विस है उन्हीं के लिए दिया जाता है, जैसे कि वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है उसके लिए, या तो जो सूरज प्लांट होता है उसके लिए, वो सब के लिए जो है ये दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्री ये सब के लिए दिया जाता है। तो ये टोटल अब तक एज ऑफ 2025 के हिसाब से टोटल 9 ऐसी इंडस्ट्री है, और अब ये 9 इंडस्ट्री को जो है ब्लू कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसकी वजह से एक तो वो जो भी उनका काम है और जो भी उनका ऑपरेशन है वो एक रूल और रेगुलेशन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेशन जो है 2 साल में एक बार लेना पड़ेगा, जिसके से इनके ऊपर जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो बार बार इंप्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो बार बार जो रूल्स और रेगुलेशन जो रेड कैटेगरी में लगता था वो नहीं लगेगा, बल्कि जो ब्लू कैटेगरी अलग से कैटेगरी बना दी गई कंपनीज की उनके ऊपर लगने वाला है, ठीक है। तो इनको थोड़ा कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। अब ब्लू कैटेगरी को अप्रैल 2025 में लॉन्च किया बेस्ड ऑन सर्विस इंपॉर्टेंस की वजह से, जिसकी वजह से ये सिर्फ जो पॉल्यूशन इंडेक्स है उसकी वजह से ही नहीं किया गया, ठीक है। जो पॉल्यूशन इंडेक्स है उसकी वजह से नहीं किया गया, जो सर्विस इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से ये ब्लू कैटेगरी एक अलग से ही बनाई गई है, जिसके अंतर्गत अभी तक टोटल 9 इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है
डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोल केमिकल जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र की, तो इन्होंने जो है एक तरह से प्लास्टिक पार्क स्कीम लॉन्च किया है। तो प्लास्टिक पार्क स्कीम के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत बोला गया कि ये एक तरह से प्लास्टिक पार्क डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद शेयर्ड फैसिलिटी रहने वाला है। अब पहले तो हम प्लास्टिक पार्क के बारे में समझते हैं, तब आपको पूरा का पूरा न्यूज़ समझ आएगा। प्लास्टिक पार्क एक तरह का स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया रहता है जो कि गवर्नमेंट बनाता है। उसके अंतर्गत जितने भी प्लास्टिक कंपनीज़ हैं वो एक साथ आते हैं और एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो एक साथ आते हैं और एक साथ काम करते हैं, और क्या करते हैं कि जो भी टेस्टिंग लैब्स हैं और जो भी रिसाइकलिंग सेंटर हैं वो सारे जो है शेयर्ड रहते हैं। इवन वो जो प्लास्टिक पार्क रहता है उनका जो रोड है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर है, ये सब कुछ भी जो है दी जाती है बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक तरह से शेयर्ड टेस्टिंग लैब और रिसाइकलिंग सेंटर की तरह काम करता है, जिसमें डिफरेंट जो भी इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक में काम करती है वो आती है और ये सारे जो सेंटर्स है उसको यूज़ करती है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा प्लास्टिक पार्क का क्या काम रहता है। प्लास्टिक पार्क का काम रहता है एक तरह से शेयर्ड लैब के तौर पे, जहाँ पे डिफरेंट जो कंपनी, जो प्लास्टिक रिलेटेड कंपनीज है वो आएंगी और इस शेयर्ड लैब को यूज़ करेगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बोला जाए, स्कीम के अंतर्गत, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 50% तक जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट को कवर करेगा। उसके साथ जो मैक्सिमम जो है पर प्रोजेक्ट जो है टोटल 40 करोड़ रुपये जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर इंडिया की पूछने की बात करें तो इंडिया जो है प्लास्टिक एक्सपोर्ट में 12 नंबर पर आता है ग्लोबली, एज पर वर्ल्ड बैंक 2022 के हिसाब से। और ग्रोथ के बारे में बात करें तो 2014 में जो है टोटल 8.2 बिलियन US$ था, और 2022 आते आते 27 बिलियन जो है US$ हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो अब टोटल प्लास्टिक पार्क की बात करें तो टोटल 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्लास्टिक पार्क मिलेंगे। 10 स्टेट नहीं, 10 प्लास्टिक पार्क मिलेंगे, बिकॉज कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, मध्य प्रदेश में 2 प्लास्टिक पार्क मिलेंगे, कर्नाटका में आपको 1 मिलेगा, आसाम नॉर्थ ईस्ट की साइड से स्टार्ट करता है, तो नॉर्थ ईस्ट के साइड में आसाम में 300 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको 1 पार्क मिलने वाला है। रायपुर के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ में आपको 1 पार्क मिलेगा। फिर सीजू विलेज जो उड़ीसा में, वहाँ पे आपको 1 पार्क मिलेगा। फिर दोगर जो कि झारखंड में, वहाँ पे आपको 1 पार्क मिलेगा प्लास्टिक पार्क। उसके बाद सतरगनी जो कि उत्तराखंड में, वहाँ पे आपको 1 प्लास्टिक पार्क मिलेगा। तमिलनाडु में 1 प्लास्टिक पार्क मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, यहाँ पे भी प्लास्टिक पार्क मिलेगा। टोटल जो है 10 अब तक प्लास्टिक पार्क है एज ऑफ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब। और ये सारे प्लास्टिक पार्क के अंदर क्या क्या होता है आपने उस तरीके से आपने समझ लिया। और कितना गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला है, 50% इन्वेस्टमेंट करेगा प्रोजेक्ट पार्क के, और मैक्सिमम जो है लिमिट 40 करोड़ रुपये होने वाला है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक पार्क जो है बनाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कोल माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत 2 कोल माइन है जिनका ऑप्शन हुआ था, ठीक है। तो कौन से 2 कोल माइन है? एक कोल माइन आपको MP की तरफ से मिलेगी जो कि मरवाटोला 2 कोल माइन है, और दूसरी आपको नामचक जो वेस्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में कोल माइन है, इसके ऊपर बिल्डिंग हुई थी, मतलब ऑक्शंस हुए थे, और इस ऑक्शन को जो है जीत लिया गया है सिंघाल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और दूसरा आपको मिलेगा जो नामचिंग वेस्ट है, इसका जो ऑक्शन है ये जीता है PRA कोल माइन प्राइवेट लिमिटेड जो रायपुर में है, ठीक है। तो इस टेबल से आपको पूरा समझ आ गया होगा कि जो मरवा टोम लाला जो 2 कोल माइन है जो कि मध्य प्रदेश बेस्ड है, इसको खरीदा गया है या तो इसको अलॉट किया गया है सिंघाल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और दूसरा जो अरुणाचल प्रदेश में नामचिक वेस्ट है, इसको जो है खरीदा गया है या तो ऑक्शन के द्वारा अलॉट किया गया है PRA कोल माइन जो कि रायपुर बेस्ड है। अगर पहले जो कोल माइन के बारे में बात करें तो पार्शियली एक्सपोर्ट है और दूसरा जो फुल एक्सपोर्ट है। अब पार्शियली एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? पार्शियली एक्सपोर्ट का मतलब यह हुआ कि जो कोल माइन है उसमें जो भी कोल निकाले गए हैं वो, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा एरिया है, उसको थोड़ा सा जगह पे ही जो है कोल माइन जो है निकाला गया, तो उसके इसमें पार्शियली हो गया। अगर पूरा का पूरा एरिया में जो है कोल माइन निकाल दिया गया तो उसको जो है फुली एक्सपोर्टेड बुलाते हैं, ठीक है। तो कोल माइन में बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं और फुली एक्सपोर्ट में सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पार्शियल में जो है पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर कुछ की स्टेट के बारे में बात करें तो इसमें एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है 55 करोड़ का रहने वाला है, और एनुअल रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड है कि एनुअल जो है ये जो प्लांट कमा के देंगी वो आपको 106.14 करोड़ रुपये मिलने वाला है। तो एनुअली जो है इतना तो कमा के देने वाली है, ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, ठीक है।
और पिक आवर के टाइम पे जब पिक जो कोल जब प्रोड्यूस होगा वो मोस्टली 0.434 मेट्रिक टन पर एनम हो सकता है। तो एग्जाम के लिए रिलेवेंस बनता नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट को छोड़ सकते हो, जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। अब कुछ लॉन्चेस के ऊपर पढ़ते हैं जो कि नेशनल की तरफ से आ रहा है। पहला तो आ रहा है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है, इन्होंने कैटलिस्ट फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी लॉन्च किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद बाकी पूरा का पूरा न्यूज़ कवर करता है। तो कैटलिस्ट फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी ये एक तरह का फाइनेंशियल टूल है जो कि डिज़ाइन किया गया है जो भी लैंडर्स हैं उनके लिए, कि वो हाई रिस्क या तो जो अंडर सर्व सेक्टर है उसको भी कवर किया है। अब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे बैंक हो गया, NBFCs हो गई, इनको बोला गया कि जो हाई रिस्क एरियाज रहती हैं वहाँ पे भी लैंड किया जाए। अब बैंक जो है मोस्टली जो कम रिस्क वाले बिजनेस होती है वहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़्यादा सोचती है, बिकॉज वहाँ पे रिस्क कम होगा तो लोन भी जो है जल्दी से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ये जो कैटलिस्ट फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी है, इसके अंतर्गत बैंक जो है हाई रिस्क या तो जो अनसर्व सेक्टर्स हैं उनको भी लोन दे सकती है, और अगर कुछ लॉस हो गया तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अगर लॉस हुआ तो वो कवर करेगी। अब पूरा लॉस कवर नहीं करेगी, जैसे नाम से पता लग रहा है कि फर्स्ट लॉस गारंटी जो है उसको कवर किया जाएगा। अब फर्स्ट लॉस गारंटी का मतलब क्या हुआ, इसके अंतर्गत अगर बोरोवर फेल हो गया रीपे करना लोन, तो उस केस में जो भी फर्स्ट पार्ट ऑफ लोन रहेगा वो देगा IFC, ठीक है। तो बैंक को वो IFC देगा, जिसके से बैंक भी जो है सोच समझ के जहाँ पे उसको देना है और ज़्यादा अपना जो एक्सपोजर है वो कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये कैटलिस्ट जो है आपको वर्ड दिख रहा होगा, कैटलिस्ट का मतलब क्या कि ये हेल्प करेगा बैंक्स को कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अंडर सर्व्ड और जो रिस्की एरिया है वहाँ पे भी, ठीक है। रिस्की एरिया जैसे कि जो वुमेन लीड बिजनेस होती है या ग्रीन इनिशिएटिव्स रहते हैं, यहाँ पे भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक शॉर्ट में आपको पूरा समरी बता देता हूँ तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब कैटलिस्ट फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी के अंतर्गत जो फर्स्ट लॉस गारंटी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक या तो NBFC ने लोन दिया अनसर्व्ड या जो हाई रिस्क एरियाज रहती है, कौन सी, जैसे कि वुमेन्स होंगी या ग्रीन इनिशिएटिव्स, तो इनको अगर पैसा दिया उसके बाद अगर जो बोरोवर है वो पे नहीं कर पाया तो उसका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लोन रहेगा वो प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक्स को। और उसके साथ जो कैटलिस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज़्यादा डाइवर्स कर सकता है और जो लेंडर है उसको कॉन्फिडेंट भी रह सकता है, ठीक है। तो जो बैंक है वो कॉन्फिडेंट रहेगी कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहेगा ऑफ लोन वो कवर रहेगा बाय IFC, ठीक है। तो ये जो IFC जो कैटलिस्ट फर्स्ट गारंटी फैसिलिटी निकाला गया, ये जो वुमेन लीड एग्रीकल्चर फोकस्ड या क्लाइमेट रिलेटेड MSME है इनको क्रेडिट एक्सेस देने के लिए निकाला गया है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो थर्ड पार्टी जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए वो भी इसके लिए एलिजिबल है, जैसे कि बैंक हो गया, NBFCs हो गई या माइक्रो इंस्टीट्यूट्स हो गए, कि वो लैंड कर पाए जो अंडर सर्व्ड सेक्टर है यहाँ पे भी। तो मैं होप करता हूँ जो भी मैंने आपको पूरा न्यूज़ समझाया ये पूरा न्यूज़ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लॉन्च इसके ऊपर बढ़े तो IIT मद्रास ने पार्टनर किया है जीरो लैब्स के साथ जो कि US बेस्ड है, और दोनों मिलकर जो है कॉम्पैक्ट AI जो है लॉन्च किया गया है। अब कॉम्पैक्ट AI का स्पेशलिटी क्या है कि ये एक तरह का AI मॉडल है जो कि रेगुलर CPU में चलता है। इसके लिए कोई भी GPU की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अंतर्गत जो गेम्स में चलती है इसमें ज़रूरत पड़ती है, और GPU नहीं रहने की वजह से जो भी कॉस्ट लगता है AI को चलाने में वो कम लगेगा, और ये रेगुलर CPU रहने वाला, इसमें ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये एम करता है कि इंडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा AI एक्सेसिबल हो पाए, और जो लिमिटेड रिसोर्स है हमारे इंडिया में उसके द्वारा ही, ठीक है। तो पता होगा कि जब भी कभी आप ChatGPT यूज़ करते होंगे या कोई भी AI टूल यूज़ करते होंगे, और अभी तो गिबली आर्ट चल रहा है, तो गिबली आर्ट भी जब बनाता है इमेजेस तो AI को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण है CPU, उसके साथ GPU बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है, तो वो ना हो उसी के लिए जो है कॉम्पैक्ट AI बनाया गया है बाय IIT मद्रास। और इसके बाद जो है इन्होंने सेंटर ऑफ AI रिसर्च भी जो है लॉन्च किया गया, जो कि एक तरह से AI इनोवेशन सपोर्ट दिया जाएगा ऑन लो कॉस्ट हार्डवेयर पर। तो ये एक तरह से लो कॉस्ट हार्डवेयर पर जो है एक तरह से AI सपोर्ट दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है IIT मद्रास और जीरो लैब्स का। अब कुछ की फीचर्स जो कि मैं लेस इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा बहुत आप घुमा लो, जैसे कि AI
CPU बेस्ड AI डेवलपमेंट की जाएगी जो कि अफोर्डेबल और इफेक्टिव रहने वाली है। उसके बाद ऑफलाइन कैपेसिटी भी रहेगी। अगर बात करें जो भी अब कोई भी AI यूज़ करते हो, चैट GPT, जिमिनी, जो भी यूज़ करते हो उसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कहना है कि ये ऑफलाइन कैपेसिटी रहने वाली है जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये 17 मॉडल पे चलता है, जैसे लैम्डा हो गया, डीपसीक हो गया, तो ये सब चीज़ों में भी ये चलने वाला है और एक कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाला है, ग्रेट फॉर द स्टार्टअप, MSME या गवर्नमेंट यूज़ के लिए। तो ये कॉम्पैक्ट AI है, बोला जा रहा है कि ये गवर्नमेंट यूज़, स्टार्टअप्स और MSME भी यूज़ कर सकती है बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। और ये इनिशिएटिव लिया गया AI फॉर ऑल मिशन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि जो AI टूल है वो रिमोट लोकेशन में भी यूजेबल हो पाए। तो रिमोट लोकेशन में भी यूजेबल तभी हो पाएगा जब इसकी कॉस्ट कम होगी और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि AI मॉडल जो रेगुलर CPU में चल रहा है, ये सारी चीज़ें होगी तभी जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो गुजरात पुलिस ने जो है जीपी द्रास्ती प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो गुजरात पुलिस ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशन जो है लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी क्राइम है, क्राइम का जो भी सीन रहेगा या जो भी क्राइम लोकेशन है वहाँ पे जल्दी से जल्दी सर्विलेंस हो पाए बाय यूजिंग ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस के थ्रू। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? एनहांस क्राइम रिस्पॉन्स टाइम यूजिंग ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस। तो ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस यूज़ करते हुए जो है क्राइम रिस्पॉन्स टाइम को जो है कम किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है गुजरात गवर्नमेंट का। कुछ लेस इंपॉर्टेंट की फीचर्स, जैसे कि ये ड्रोन डिप्लॉयमेंट ट्रिगर होगा जब कंट्रोल रूम 101 पे कॉल किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, पर्सन ए को कुछ क्राइम सीन हुई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया और या तो किसी का एक्सीडेंट देख लिया पर्सन ने, तो उस केस में वो फ़ोन करेगा गुजरात पुलिस को और गुजरात पुलिस जो है ड्रोन भेज देगी, ना कि पुलिस खुद आएगी, क्योंकि पुलिस को आने में टाइम लगता है। देखा होगा अपने मूवी में कि पुलिस लेट ही आती है, लेकिन जो ड्रोन है वो टाइम पे लोकेशन में पहुंच जाएगा और जो भी सीन है उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो इसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है और अभी इसको पायलट बेसिस पे सूरत और अहमदाबाद में चलाया जाएगा। और बोला जा रहा है कि ये जो नॉर्मल जो वैन का टाइम रहता है, जो पुलिस की वैन होती है वो पहुँचती है, उससे फास्टर रहने वाला है। ये 2 से ढाई मिनट में जो है जो भी लोकेशन है वहाँ पे पहुँच जाएगा, बिकॉज लोकल थाना में ये इस्टेब्लिश होने वाला है और लोकल थाना पता ही होगा कि आसपास ही रहते हैं, तो लोकल थाना से जो है ड्रोन भेजा जाएगा और बोला जा रहा है 2 से ढाई मिनट के अंदर ही जो है रिस्पॉन्स देगा ये ड्रोन। नेक्स्ट चलते हैं बैंकिंग कंडक्ट्स पढ़ते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस में लाइसेंस के बारे में बात करें तो HBITS इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इनको सेबी की तरफ से स्मॉल एंड मीडियम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का लाइसेंस मिल चुका है। अब ये क्या कर पाएंगी? अब जो स्मॉल या तो जो मीडियम इन्वेस्टर हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसके बारे में पहले पढ़ते तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो SME REIT है, जो ये जो स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसके बारे में पढ़ें तो ये एक तरह का रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट वेहिकल है जिसको सेबी ने 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी ओनर है, जैसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और हमें अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो तो हम स्मॉल फ्रैक्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से मान सकते हो स्टॉक मार्केट की तरह कि एक कंपनी है, कंपनी का जब IPO रिलीज होता है तो उसका छोटे छोटे जो है शेयर्स जो है हम रिटेल इन्वेस्टर खरीद लेते हैं। ठीक है, आप या तो मैं, हम रिटेल इन्वेस्टर खरीद लेते हैं। वैसे ही ये रहने वाला है, जो भी रियल एस्टेट है, आप पूरा का पूरा फ्लैट नहीं खरीद सकते या तो पूरा का पूरा जो रियल एस्टेट है उसको नहीं खरीद सकते, बस उसका छोटा सा पोर्शन खरीद सकते हो। तो वो छोटा का पोर्शन आप खरीद सकते हो तभी जब कंपनी जो है स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनेगी तभी। तो इसी वजह से जो HBITS इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी अब ये बन चुकी है स्मॉल एंड मीडियम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और अब ये छोटे छोटे भाग में जो है अपना जो रियल एस्टेट है वो बेच सकती है, जो भी स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ें तो ये सेबी ने अलाउ कर दिया गया है कि ये ऑपरेट कर सकते हैं। और बात करें कि अभी इनका IPO भी आने वाला है 500 करोड़ का जून 2025 में, तो उसी के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। और HBITS के बारे में बात करें तो ये पहले तो प्रीमियम जो कमर्शियल एसेट्स थे उनको ही एक्वायर करते थे, लेकिन अब ये स्विच कर रहे हैं अपना बिजनेस टू जो SMREIT स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से अब जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल कमर्शियल रियल एस्टेट होंगे वहाँ पे भी जो ओनर है वो फ्रैक्शनली
इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जब रियल एस्टेट का पैसा बढ़ता है, थोड़ा मैं इसका एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको कैसे रहता है चीज़ें। अब मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि मुंबई में खुल रही है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी खुलने के बाद वो प्रॉपर्टी की जो फ्लैट का जो रेट होगा उसको, या तो प्रॉपर्टी का जो रेट होगा उसको स्मॉल शेयर में बांट दिया जाएगा। तो आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदा, आप पर्सन ए हो, आपने प्रॉपर्टी खरीदा, तो प्रॉपर्टी का रेट कभी ना कभी बढ़ेगा। तो प्रॉपर्टी का जब रेट बढ़ेगा तो आपका उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका भी जो इंटरेस्ट बढ़ेगा और उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सेम है जैसे स्टॉक मार्केट रहता है वैसे, और लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रियल एस्टेट में ही रहती है। तो ये कंपनी जो है ये डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करती है, और आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना होता बल्कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। इवन प्रॉपर्टी में कर सकते हो इस कंपनी की वेबसाइट में जाके, लेकिन आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये कंपनी जाके जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगी। उसके बाद अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होगा तो आपको लॉस मिलेगा। तो ये होता है स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पे जो कंपनीज काम करते हैं, इनका काम रहता है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक पेनल्टी लगाई गई है फ्लिपकार्ट के ऊपर। जो फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड है, इनके ऊपर जो RIDII है, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद बेस्ड है। तो इन्होंने जो है इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। पेनल्टी लगाने का कारण क्या है उसको हम समझते हैं। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्लिपकार्ट के बारे में समझ आता होगा, लेकिन आपको कभी ये नहीं सुना होगा फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। अब फ्लिपकार्ट के अंदर ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट अकेला सिर्फ सामान ही बेच रहा हो, जैसे ई-कॉमर्स का सामान बेच रहा हो, सिर्फ ई-कॉमर्स का सामान नहीं बेचता, उसके साथ वो पेमेंट की सर्विस भी देता है, उसके साथ वो इंश्योरेंस की सर्विस भी देता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, जहाँ पे इंश्योरेंस की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इंश्योरेंस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इन्होंने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। तो इंश्योरेंस का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से जो है इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। कितनी करोड़ की लगाई गई है, 1.06 करोड़ रुपीज़ की लगाई गई है पेनल्टी। और ये पेनल्टी क्यों लगाई गई है कि उन्होंने जो 45 डेज़ के अंदर ये अपना प्रस्ताव नहीं रखा, इनको बुलाया गया था कोर्ट में, और ये कोर्ट में गए नहीं थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। और कौन से कोर्ट में बुलाया गया था, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट में इनको बुलाया गया था, और ये प्रस्ताव नहीं रखा जिसकी वजह से इनके ऊपर 1.06 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। अब 1.06 की जो पेनल्टी लगाई है इसको दो भाग में बांटी गई है। पहले तो 1 लाख की पेनल्टी समझते हैं, 1 करोड़ की जो पेनल्टी समझते हैं कि 1 करोड़ की जो पेनल्टी लगाई है वो किस वजह से लगी है। तो 1 करोड़ की पेनल्टी इसलिए लगी है कि फ्लिपकार्ट क्या करता था कि फ्लिपकार्ट में, अब मानते हैं फ्लिपकार्ट है ये, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट है ये, फ्लिपकार्ट में एक पर्सन गया इंश्योरेंस खरीदने में, एक पर्सन गया इंश्योरेंस खरीदने के लिए, और फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि फ्लिपकार्ट को बोला गया था एज पर रूल, फ्लिपकार्ट को क्या करना था कि फ्लिपकार्ट को जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है इंश्योरेंस कंपनी के वहाँ पे रीडायरेक्ट करने किया, जो भी इंश्योरेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे रीडायरेक्ट करना था। लेकिन फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि ऑफिशियल वेबसाइट में रीडायरेक्ट ना करके जो दूसरा कोई इमीडिएट वेबसाइट है उस पर जो है रीडायरेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो है ये पेनल्टी लगाई है 1 करोड़ रुपये का, ठीक है। और ये इंश्योरेंस ई-कॉमर्स गाइडलाइन 2017 के हिसाब से जो है ये पेनल्टी लगाई गई है, इसे आपको ध्यान देनी है। उसका जो 6 लाख की पेनल्टी लगाई है वो लगाई है कि इनको मना किया था कि क्रॉस सेल नहीं कर सकते इंश्योरेंस। अब क्रॉस सेल नहीं कर सकते इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा हो उसके साथ जो है इंश्योरेंस भी चिपका दिया जाए तो उसके इसमें उसको बोला जाता है क्रॉस सेलिंग। तो ये क्रॉस सेलिंग इंश्योरेंस कर रहे थे फ्लिपकार्ट वाले, और इनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो एक एक्सपायर हो गया था 25 सितंबर 2024 में ही। तब भी जो है कंटिन्यूसली अपना जो क्रॉस सेलिंग कर रहे थे इंश्योरेंस का, और इनके ऊपर जो है अब पेनल्टी लगाई गई है 6 लाख रुपए की अंडर दी सेक्शन 3A शेड्यूल 3 के अंतर्गत। ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, ये जो आपको मैं एक्ट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट होता नहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे इंश्योरेंस कॉमर्स गाइडलाइन 2017 के ऊपर लगाया, बट ये आप इसको अगर छोड़ना चाहते हो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमने पूरी न्यूज़ पढ़ ली कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है वो 1.06 करोड़ रुपीज़ की लगाई गई है। और क्यों लगाई गई है, क्योंकि इन्होंने पहली बात तो जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस बेचनी चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट में वहाँ रिडायरेक्ट करनी जगह जो इमीडिएट वेबसाइट है वहाँ पे रिडायरेक्ट किया गया था, जिसके से इनको 1 करोड़ की जो है पेनल्टी लगाई है। और 6 लाख की पेनल्टी इसलिए लगाई है क्योंकि इनको ऑलरेडी रोका गया था कि क्रॉस सेलिंग नहीं कर सकते इंश्योरेंस, तब भी जो है ये क्रॉस सेलिंग कर रहे थे उसकी वजह से। तो ये 2 पेनल्टी लगाई गई है, जिसे आपको ध्यान देनी है। टोटल जो है 1.06 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको कवर करते हुए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। तो इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अभी पुर्तगाल और स्लोवाकिया के विलेज में थे। तो इनको जो है मार्सेलो जो पुर्तगाल के जो
प्रेसिडेंट है इन्होंने बुलाया था, और इंडिया और पुर्तगाल के बीच में जो अभी 50 साल पूरे हो गए उसके लिए इनको बुलाया गया था। और ये जो दोनों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और प्रेसिडेंट ऑफ पुर्तगाल है, दोनों ने मिलकर जो है एक बुक ऑफ ऑनर भी साइन किया गया है। और जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं इनको सिटी की ऑफ ऑनर भी मिला गया है, ये चीज़ पे आपको ध्यान देनी है। इसके साथ एक जॉइंट पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च किया गया है। और ये 2 दिन के विजिट में थे, अप्रैल 7 से लेकर अप्रैल 8 तक। उसके बाद अप्रैल 9 से लेकर अप्रैल 10 तक जो थे ये गए थे सोलावाकाई। तो सोलावाकाई में जब गए थे तो इनको पीटर प्रेसिडेंट मिले थे, और पीटर प्रेसिडेंट ने इनको जो है फर्स्ट एवर स्लोवक ट्रांसलेशन ऑफ उपरांडास जो है इनको सौंपा गया, ठीक है। और इसके साथ इनको अवार्ड भी दिया गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को ऑनरी डॉक्टरेट का इनको अवार्ड दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आपको कवर करते हुए चलना। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करें तो अभी जो इटली के जो डिप्टी पीएम थे वो हमारे इंडिया के विजिट में थे 2 दिन के। तो कुछ डेलीगेट हाईलाइट्स आप देख सकते हो, जैसे कि एंटोनियो ताजानी, ये डिप्टी पीएम एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे इटली के, तो ये आए थे। इसके साथ जो अन्ना मारिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी और रिसर्च इटली के थे, ये आए थे। और ये दोनों का आने का कारण ये था कि इंडिया और इटली का पहला बिजनेस स्कूल एंड टेक फोरम न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत जयशंकर जी थे, पीयूष गोयल जी थे, और ये जो डिप्टी पीएम जो इटली की तरफ से आते हैं तजानिया जी, ये भी थे। तो ये 3 आपको नाम याद रखना है, को-चेयर कर रहे थे इस समिट को, इस फोरम को, और ये हो कहाँ पे रहा था, न्यू दिल्ली में। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब जो है ये चीज़ की गई थी और कहाँ पे जो है ये लोग मिले थे। ये न्यू दिल्ली में जो मिले थे द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रीय भवन में, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स, 2 तरह के अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि लेसन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। लेसन बोर्ड में आने का कारण ये कि जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते, और पूछे जाते तब भी पूछे जाते जब वुमेन अगर कभी बनी हो, पहली बार अगर वुमेन बनी हो, या कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, तभी जो है पूछा जाता है। जैसे यूएसए का प्रेसिडेंट पूछ लिया गया तभी पूछा जाता है। ऐसे जो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन बने, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है, लेकिन तब भी हम कवर करते हुए चलते हैं। तो जो डैनियल नॉर्बोय हैं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर जो है 4 साल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट जो पर्सन आपको मिलेगा जो एज अ इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे गाबोन में, तो अब इनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ गाबोन बना दिया गया है, और इनकी जो टर्म 7 साल के लिए रहने वाली। ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो टर्म जो है 7 साल के लिए रहेगी, क्योंकि मोस्टली 5 साल या 4 साल के लिए जो टर्म रहती है, बट इनकी टर्म जो है 5 साल रहेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ गबन में जो है टर्म 7 साल रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ था नहीं ऐसे अपॉइंटमेंट, उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन अवार्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है शोक अवार्ड 2025 पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी में दी जा रही है, और ये दी किसके द्वारा जा रही है, शोक ग्रुप के थ्रू दी जा रही है। इसमें आपको विनर मिलने वाला यूपी की जो पुलिस है वो, और इनको ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इनका एक पोर्टल है, सेफ्टी पोर्टल है, उसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है। पोर्टल के बारे में बात करें तो ये पोर्टल आपको मिलेगा इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल मिलेगा, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है इनको ये दिया गया है, और ये जो अवार्ड है इसको सौंपा गया जो डीजीपी ऑफ प्रशांत कुमार है इनको, ठीक है। तो डीजीपी ऑफ प्रशांत कुमार को ये दिया गया। अब पोर्टल के कुछ हाईलाइट्स पढ़ते हैं, की हाईलाइट्स। इस पोर्टल में इतना स्पेशल क्या था कि इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये पोर्टल जो है जो भी सीरियस क्राइम है, जैसे कि माफिया रिलेटेड हो गया, रेप रिलेटेड हो गया, इवन पॉस्को रिलेटेड हो गया, जो चिल्ड्रन के लिए लगाया जाता है, तो उसके रिलेटेड हो गया, तो उसके लिए जो है आइडेंटिफाई करने का काम करता है ये पोर्टल। और एक तरह से रियल टाइम मॉनिटरिंग या तो चार्जशीट फाइलिंग या कोर्ट ट्रैकिंग भी देने का काम करता है, जिसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है। अब शोक अवार्ड के बारे में बात करें तो इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। ये ऑनर करता है गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, सिटीजन एक्स्ट्रा। तो ये जो कैटेगरी आपको ध्यान देनी है, पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया है। डिफरेंट कैटेगरी में दी जाती है, लेकिन ये कैटेगरी पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी अंतर्गत दिया गया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया है, और इनकी ये सेफ्टी पोर्टल को दिया गया, जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल। इसका काम था, क्या काम था इसका काम था कि जो माफिया रिलेटेड, रेप रिलेटेड या पोस्को रिलेटेड जो केसेस है उसको आइडेंटिफाई करना, रियल टाइम सॉल्यूशन देना, इवन चार्जशीट फिलिंग या कोर्ट ट्रैकिंग करना। तो शोक अवार्ड के बारे में बात कर रहे थे हम। तो शोक अवार्ड शोक ग्रुप जो है देता है, और ये गुरुग्राम बेस्ड जो है ये ग्रुप है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। कुछ साइंस एंड टेक के बारे में बात करते हैं। तो ब्लू ओरिजिन के जो NS
31 मिशन है जिसको लॉन्च किया गया था यूएसए के वेस्ट टेक्सास के द्वारा, और इसमें जो है रॉकेट यूज़ किया गया था न्यू शिपर्ड। तो इसके बारे में बात करें तो ये फर्स्ट एवर ऑल फीमेल स्पेस क्राफ्ट था और इसको जो है लॉन्च किया गया था यूएसए से। ठीक है, थोड़ा मैं आपको पूरा न्यूज़ थोड़ा ड्रॉ करके बताया था तो समझ आ जाएगा चीज़ें। देखिए, पहले तो ये मिशन था किसके लिए उसको समझते हैं। अब देखिए, ये मिशन अमीरों के लिए है। आप जैसे, या तो मैं जैसे गरीब हूँ तो हम जैसे गरीबों के लिए मिशन नहीं है। जो अमीर है, जिसका पैसा है, वो स्पेस का फील ले सकता है। कैसे जो है जीरो ग्रेविटी रहती है उसका फील ले सकता है, और कैसे जो है खाना वाना खाया जाता है, या कैसे भी मतलब मान सकते हो कि आपको ही मन जाता होगा यार कि जीरो ग्रेविटी में कैसे हम उड़ते हैं, उसकी फीलिंग लेने के लिए ये मिशन बनाया गया है भाई ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन की बात करें तो ब्लू ओरिजिन जो है अमेजोन के जो फाउंडर हैं उनकी कंपनी है। ठीक है, तो ये रॉकेट भेजा जाता है जो अमीर लोग हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं ये लोग स्पेस ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि पता ही होगा कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तो स्पेस ट्रैवल करने के लिए बहुत पैसे लेते हैं ये लोग। तो ये ऐसा मिशन था जिसके अंतर्गत सारे के सारे जो भी मेंबर्स थे, जो भी क्रू थी, वो फीमेल मिलने वाली है। तो इसको लॉन्च किया गया था यूएसए से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस रॉकेट को ये थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम। ये मान लेते हैं ये रॉकेट है। ठीक है, तो ये रॉकेट को जो है लॉन्च किया गया था कहाँ से, यूएसए से इसको लॉन्च किया गया था रॉकेट को। ठीक है, तो ये रॉकेट लॉन्च हुआ और ये गया कहाँ तक, ये गया कर्मन लाइन तक। कर्मन लाइन क्या है, स्पेस बाउंड्री है जो कि 100 किलोमीटर ऊपर है फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो अगर आपने ये पार कर लिया तो आप एटमॉस्फेयर के बाहर पहुंच जाओगे। तो इनको यहाँ पे भेजा गया था जहाँ पे जीरो ग्रेविटी रहती है, तो इनको जीरो ग्रेविटी की फीलिंग मिली और ये वापस से नीचे आ गए और इनकी जो है सॉफ्ट लैंडिंग हुई पैराशूट और कैप्सूल बूस्टर के द्वारा। ठीक है, पैराशूट और कैप्सूल बूस्टर के द्वारा इनकी जो है सॉफ्ट लैंडिंग हुई, और टोटल जो है इन्होंने जो ट्रैवल किया वो 11 मिनट के आसपास किया। इवन 11 मिनट से भी कम, 10 मिनट के आसपास जो है टोटल ट्रैवल किया, जिसकी वजह से इन्होंने लाखों करोड़ रुपये दिए। ठीक है, तो 11 मिनट का ट्रैवल की वजह से जो है इन्होंने ये जो है पैसे दिए थे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़े तो मैंने ऑलरेडी बताया 11 किलोमीटर का जो है ड्यूरेशन रहने वाला था, और इनको जो है टोटल 100 किलोमीटर ऊपर भेजा गया था फ्रॉम दी अर्थ, और इनको जो है जो करमान लाइन है वो क्रॉस करवाया गया था, जिसको स्पेस बाउंड्री भी बोला जाता है। और इनको ये जो है रिटर्न हो गए 11 मिनट के बाद, और इनकी जो है सॉफ्ट लैंडिंग हुई बाय पैराशूट। और टोटल बाय पैराशूट इसमें 2 चीज़ें यूज़ की थी, कैप्सूल और बूस्टर, ये 2 चीज़ के द्वारा जो है ये लैंड हो पाए। और टोटल बात करें तो टोटल इसमें 6 जो है क्रू मेंबर्स थे, वो आप नाम यहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है पॉप स्टार जो है ये आपको याद रखना है, तो पैरी जो है पॉप स्टार ये आपको याद रखना है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको पॉप स्टार का नाम ज़्यादा याद रखने में चलना है। तो ये कुछ की फैक्ट्स उसको कवर करते हुए चलते हैं। तो पहली चीज़ तो ये जो मिशन था वो 11 ह्यूमन स्पेस मिशन था ब्लू ओरिजिन का। ठीक है, तो ये 31 जो मिशन था उसमें से ये वाला 11 ह्यूमन स्पेस मिशन था, और इससे पहले बहुत सारे ट्रायल्स हुए थे जिसकी वजह से ये 31 मिशन हो गए। जो 30 जो इससे पहले मिशन था सारे सक्सेसफुल रहे, लेकिन एक मिशन जो है फेल्ड भी था इनका। और ये जो 31 था ये 11th ह्यूमन मिशन था, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये पहला ऑल इंडिया स्पेस ट्रिप था जहाँ पे सोलो ऑर्बिट में गए थे 1963 के बाद। ये फुली ऑटोमेटिक स्पेसक्राफ्ट था, इसमें कोई पायलट नहीं था। ठीक है, तो इसमें कोई पायलट नहीं था, इसमें स्पेसक्राफ्ट गया और वापस से लैंड हो गया। ठीक है, और क्रू के बारे में बात करें तो मैंने आपको पता है कि इनको ग्रेविटी फील नहीं हुई थी, और ये ग्रेविटी से फील ना हो उसी के लिए जो है ये गए थे स्पेस में। तो ये 6 जो अमीर ज़्यादा हैं ये आप इनका फ़ोटो देख सकते हो। फन मैं बता रहा हूँ बट है तो अमीर ही ना यार, थोड़ा तो जलन होता ही है हम गरीब को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डिफेंस न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो डिफेंस न्यूज़ के ऊपर बढ़ें तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको कवर करते हैं, कुछ 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम उसको कवर करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में बात करें तो इन्होंने 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और इसमें जो है टोटल कॉस्ट के बारे में बात करें टोटल 62,500 करोड़ रुपये का जो है ये रहने वाला है ये प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि हॉल ने सिक्योर किया 62,500 करोड़ रुपये का डील, और ये डील दिया गया है बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है उनको जो है
ये फ्लाइट सौंपी जाएगी। और हॉल के बारे में बात करें तो हॉल जो है इसको प्रोड्यूस करने वाला है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु एंड तमूर जो कर्नाटका में इसको यहाँ पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है भेल की तरफ से कि भेल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर सूट कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया गया है, और ये साइन किया गया फॉर MK-17V5 हेलीकॉप्टर के लिए। अभी EW सूट क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम राफेल जेट से लेते हैं, क्योंकि राफेल जेट को यूज़ करता है EW सूट। राफेल जेट के बारे में बात करें तो राफेल जेट जब भी उड़ रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है, तो उसको अगर रडार डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तो रडार अगर डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो तो उस रडार को जो है वो कंफ्यूज कर देता है। और वो कंफ्यूज इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास EW शूट रहता है, और रडार को कंफ्यूज कर देता है। और इवन रडार को जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है कि प्लेन मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दूर है, ऐसे जो है इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन प्लेन जो है सामने ही होता है, रडार के सामने होता है, या तो कंट्री के जो है एंट्री लेने वाला होता है। तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है भाई EW शूट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, ठीक है। तो EW शूट यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से जो है ये हुआ जाता है। और अब इस शूट को जो है यूज़ किया जाएगा MI-17 जो हेलीकॉप्टर है वहाँ पे भी। तो इसके लिए जो है टोटल 2300 करोड़ रुपये जो है लगाने वाली है भेल। तो भेल को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ साइड से मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करवाना था, ये पूरा न्यूज़ समझाना था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ, ठीक है। तो कुछ की कंपोनेंट है जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंस नहीं है, जैसे कि रडार वार्निंग रिसीवर है इसके पास, जिसके से जो एनिमी रडार को डिटेक्ट कर सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देता है कि मिसाइल अगर आ रहा हो तो उस केस में वो बता भी देता है कि मिसाइल आ रहा है करके। उसके साथ काउंटर मैनेजरिंग डिस्पेरिंग सिस्टम भी इसके पास है, ठीक है। तो ये उल्लू भी बना सकता है मिसाइल्स को, या तो रेडार को जो है उल्लू बनाने के भी काम आता है। इसके बारे में बात करें तो इसको डिज़ाइन किया गया DRDO का जो लैब है उसके द्वारा, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड सेंटर के द्वारा, और इसको मैन्युफैक्चर किया गया भाई भेल। ये थोड़ा न्यूज़ थोड़ा नया है, ठीक है। वो थोड़ा पुराने न्यूज़ थे दो, और वो मुझे एक्सप्लेन करना था, मैं इसलिए उसको लेके आया हूँ। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो मैं इसलिए उसको अभी करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करवाया था, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन करवा दिया। नेक्स्ट आ रहा है महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर की तरफ से कि इन्होंने लॉन्च किया है मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबल ऑफ मेन फ्यूज एज ऑफ H130 हेलीकॉप्टर्स। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। मेन फ्यूजेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सिविल एयरक्राफ्ट लेते, ठीक है। तो सिविल एयरक्राफ्ट का जो मेन पार्ट है, जो सेंटर पार्ट है, उसको बोला जाता है मेन फ्यूजेस, जिसमें जो पंख जो है, या तो जो क्या बोलूँ मैं इसको, पंखी नाम याद रख लेते हैं, पंखी में दिमाग में आ रहा है, पंखुरी है, इसका पंखुरी नहीं लगाया जाता, जो नीचे वाला पार्ट है, जो मेन पार्ट है वही जो है रहता है, तो इसको बोला जाता है मेन फ्यूजेस। तो जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का जो ऊपर वाला भाग रहेगा वही जो है बनाने का काम रहेगा महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर को। और ये बना के किसको देगा, ये देगा एयरबस हेलीकॉप्टर्स को, जो एयरबस जो यूरोप बेस्ड कंपनी है इनको शिप करने का काम करेगा। तो इंडिया से जो है ये यूरोप में जो है शिप होगा, और इसका प्रोडक्शन तो अभी इमीडिएटली चालू हो जाएगा, लेकिन जो पहली डिलीवरी मार्च 2027 से होने वाली है, ऐसा कुछ कहना है महिंद्रा एयर स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये महिंद्रा को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि ये मैन्युफैक्चर असेंबल भी करने वाला है मेन फ्यूजेस को, और ये एयरबस जो हेलीकॉप्टर है इसके लिए किया जाएगा, और एयरबस का भी कौन सा H130 पैसेंजर हेलीकॉप्टर के लिए ये किया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 17 अप्रैल का। मैं होप करता हूँ जो ही मैंने आपको समझाया आपको समझ आएगा। और मेरा और बैंक साथी का ये मोटिव है कि आपको शॉर्ट में क्रिस्प में कंटेंट दिया जाए, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स जो GA में पास नहीं हो पाता है, GA की वजह से जो है उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, उसके लिए जो है पढ़ाने या तो कंटेंट देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है माइंड मैपिंग फॉर्म में। और अगर क्विजेस की बात करें तो आपको क्विजेस या MCQ लगाना है तो आपको बैंक साथी ग्रुप में आपको क्विज और MCQ डेली फॉर्म में मिल जाता है, इवन वीकली फॉर्म में मिल जाता है, वो सब लगा सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते हैं सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि माइंड मैपिंग में भी कंटेंट मिल रहा है, माइंड मैपिंग में कोई टीचर जो है पढ़ा रहा है। सो अभी के लिए रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।